बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जाना संघवाद के बारे में कि क्या होता है संघवाद। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में संघवाद के बारे में कि हमारे भारतीय संविधान में किस तरह के संघवाद की बात की गई है, क्या क्या संघीय शासन प्रणाली के लिए प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारतीय संविधान के संघवाद के बारे में अपन जाने इससे पहले कुछ तथ्य एक बार अपन इतिहास के देख लेते हैं। वो तथ्य क्या है? हमारे संविधान निर्माता जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही इन बातों का आकलन कर रहे थे, इन बातों का अपन कहीं कि एक तरह से सोच विचार कर रहे थे कि अगर हम अपना संविधान बनाएंगे तो इनमें किन किन बातों का समावेश हमें करना चाहिए ताकि हम एक सुदृढ़ मजबूत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना कर सकें। इसके लिए हमारे संविधान निर्माता जो थे, जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता भी थे, उन्होंने विभिन्न मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इन बातों पर विचार विमर्श किया। शुरुआत में मुस्लिम लीग के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारी क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको ज़्यादा शक्तियाँ दी जानी चाहिए। हमारे संविधान निर्माता इस बात पर तो एक मत थे कि हम संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करेंगे, क्योंकि इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल वाले और विविधताओं से भरे राष्ट्र के लिए संघात्मक शासन प्रणाली से अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता। तो इस बात पर सभी सहमत थे और सहमति इस बात पर भी थी कि भारत में जितनी भी विविधताएं हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हों, उन सभी को मान्यता मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए मान्यता? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर किसी एक वर्ग का दबदबा रहता है और दूसरे वर्गों को मान्यता नहीं मिलती है तो बाद में वो अलग होने की मांग उठाने लगते हैं, अर्थात राष्ट्र की एकता पर खतरा मंडराने लगता है। तो इस वजह से दो बातों पर सहमति तो थी कि हम दो प्रकार की सरकारों का निर्माण करेंगे, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें, और सभी विविधताएं हैं, विविधता वाले समुदाय हैं, उनको मान्यता दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो क्षेत्रीय सरकारें अपन बना रहे हैं उनको कितनी शक्तियाँ दी जाएँ कि वो उन शक्तियों के तहत अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी संभाल सकें, अपने क्षेत्र का अच्छा खासा विकास भी कर सकें, और उन शक्तियों से इतने ज़्यादा वो शक्तिशाली या फिर अपने आप को इतना बड़ा ना महसूस करने लगे कि वो संघ से अलग होने के बारे में सोचने लगे और हमारी राष्ट्रीय एकता पर एक खतरा मंडराने लगे। तो ये सब बातें हमारे संविधान निर्माताओं के उस वक्त दिमाग में थी। बड़ा आकलन समाकलन इन बातों का हो रहा था। हम सभी जानते हैं कि हम आज़ाद हुए, हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ, लेकिन हमें आज़ादी मिली एक बहुत बड़े दंश के साथ। वो दंश था भारत के विभाजन का। भारत के विभाजन से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सबक लिया और वो ये था कि हमारी एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमें एक सशक्त केंद्र बनाना होगा। अर्थात केंद्र को हमने ज़्यादा शक्तियाँ दी हैं और केंद्र की तुलना में जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको कम शक्तियाँ दी गई हैं, जबकि अन्य संघात्मक शासन प्रणालियों में लगभग दोनों ही सरकारों को समान सी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ज़्यादा शक्तियाँ दी हमारी केंद्र सरकार को, ताकि एक सशक्त केंद्र है वो आने वाली विघटनकारी प्रवृत्तियों को भली प्रकार से रोक सके। तो चलिए देखते हैं अपन अब कि कुछ तथ्य इतिहास से। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता सहमत थे कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में किया जाना चाहिए। समाज में व्याप्त भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को भी मान्यता देने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की, जिसकी अभी बात की हमने। क्या क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार दिया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौते फॉर्मूले पर चर्चा के दौरान ये कहा गया कि जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको ज़्यादा अधिकार देने चाहिए। लेकिन भारत विभाजन के बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी सरकार के निर्माण का फैसला किया कि वो सरकारें आपसी सहयोग पर आधारित हों, उन केंद्र और राज्य की सरकारों के मध्य जो संबंध हो वो आपसी सहयोग हो। चलिए जानते हैं अब संविधान में शक्ति के विभाजन के बारे में कि किस तरह से संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन किया गया। तो शक्ति का विभाजन हमारे संविधान द्वारा किया गया। किसमें किया गया? दो तरह की सरकारों में किया गया। ये दो तरह की सरकारें कौन कौन सी थी? ये दो तरह की सरकारें थी, प्रांतीय सरकारें और ये संघीय सरकार है, इधर संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारें। संघीय सरकार अर्थात हमारी केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई और
और उनको वित्तीय शक्तियां भी ज़्यादा दी गई केंद्रीय सरकार को। केंद्र सरकार की तुलना में प्रांतीय सरकारों के पास जो आय के साधन हैं वो कम है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस तरह से दोहरी सरकारें होंगी, भले ही संविधान ने शक्ति का विभाजन कर दिया हो, लेकिन जब भी इनके मध्य कोई टकराव की बात होगी, कोई विवाद की बात है, कोई संघर्ष की बात है, तो उस मसले से सुलझने के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान भी हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। अब देखिए शक्ति के विभाजन की बात, तो शक्ति का विभाजन 2 सरकारों में हुआ। किस प्रकार से हुआ? 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसमें केंद्रीय महत्व के जो विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको शामिल किया गया और उनके ऊपर सरकार बनाती है उनके ऊपर कानून बनाती है, उनके ऊपर जो शक्तियां हैं उन विषयों से संबंधित वो हैं हमारी केंद्र सरकार के पास में। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में उन विषयों को डाला गया जो कि क्षेत्रीय महत्व के थे, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला राज्य सरकारों को। तीसरी जो सूची बनाई गई वो थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय डाले गए जिनका क्षेत्रीय महत्व भी है और जिनका राष्ट्रीय महत्व भी है, तो इन विषयों पर राष्ट्र और जो हमारे केंद्र सरकार है वो और हमारी प्रांतीय सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि दोनों ही सरकारें कानून बना लेंगी तो फिर किसका कानून लागू होगा, किसका कानून प्रभावी होगा? तो ऐसे मसले में कि अगर किसी विषय पर जो कि समवर्ती सूची का विषय है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाए हैं, तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। इन सब के अलावा एक और सूची है, वो है अवशिष्ट विषयों की सूची। ऐसे विषय जो कि इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं हो पाए, उन विषयों को रखा गया अवशिष्ट विषयों की सूची में, और इस सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी सूची में कितने विषय हैं। अगर हम बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची के अंदर वर्तमान में 100 विषय हैं। उन 100 में से कुछ अपन देख लेते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा आदि विषय हमारी संघ सूची में हैं। राज्य सूची की बात करें तो वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में हैं। कौन कौन से वो विषय हैं, उनमें से कुछ विषय अपन देख लेते हैं। कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवाएं, ये सारी बातें आती हैं राज्य सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा हो गया, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई संपदा है उसका हस्तांतरण हो गया, वन है, मजदूर संघ है, सामानों में मिलावट, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब अपन देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ी हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा हमारे सशक्त केंद्र को बनाने की। मतलब कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी केंद्र सरकार को क्यों सशक्त बनाया, क्यों मजबूत बनाया, क्या कारण उनके दिमाग में उस वक्त रहे होंगे, देखते हैं अपन। पहला कारण रहा विविधताओं से परिपूर्ण भारत के लिए ऐसा संघीय संविधान आवश्यक हो जाता है जो इन विविधताओं को समेट सके। अर्थात कि एक इस प्रकार का संविधान वो बनाना चाहते थे कि इस विविधताओं से परिपूर्ण भारत की एकता हमेशा बनी रहे। इन विविधताओं के होने के बावजूद कभी भी भारत में कोई अलगाववादी शक्तियां, कोई विघटनकारी शक्तियां ऐसी पैदा ना हो जाएं कि हमें फिर और विभाजन हमारे भारत के देखने पड़े। अगला कारण है कि ऐसे शक्तिशाली केंद्र की हमें आवश्यकता थी जो कि इन विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके, इन विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रख सके। अगला कारण था कि स्वतंत्रता के समय भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे और 500 से अधिक देशी रियासतें थीं। तो इन देशी रियासतों का विलय हमारे भारतीय संघ में करना था, इसलिए हमें एक मजबूत केंद्रीय सशक्त सरकार की जरूरत पड़ी। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता, जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त गरीबी और आर्थिक असमानता की बात कीजिए, सामाजिक असमानता की बात है, अशिक्षा की बात है, तो ये बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे भारत के सामने थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर इनका समाधान हो सके, इसलिए एक मजबूत केंद्रीय सरकार की स्थापना हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा की गई।
अब लेते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना के लिए। क्योंकि सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना, ये तो अभी अभी हमने जान लिया। अब सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना के लिए संविधान में किन किन बातों का प्रावधान किया गया, अर्थात वो कौन कौन सी बातें संविधान में शामिल की गई जिन्होंने हमारे केंद्र को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया, राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। देखते हैं, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, या फिर एक राज्य को दो राज्यों में बांटना है, या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, अर्थात उसके छोटे से किसी भाग को दूसरे राज्य को देना है, या फिर दूसरे राज्य के किसी छोटे से भाग को पहले राज्य में शामिल करना है, या फिर उसके राज्य का नाम परिवर्तन करना है। तो ये वाली शक्ति केंद्र सरकार के पास है, अर्थात हमारी केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है। तो इस बात ने हमारे राज्य को बनाया ना मजबूत, हमारे केंद्र को बनाया ना मजबूत कि राज्यों की सीमाओं में, उनके आकार में, यहाँ की राज्य के मानचित्र को बदलने की जो शक्ति है वो हमारी केंद्र सरकार के पास है। आपातकालीन उपबंध, हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। उन आपातकालीन उपबंधों के दौरान हमारी जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन प्रणाली में तब्दील हो जाती है, अर्थात राज्यों की जो भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं जब आपातकाल लागू होता है, चाहे पूरे भारत में या फिर भारत के किसी क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र की सारी शक्तियां उन प्रांतीय सरकारों की, राज्य सरकारों की केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण, ये भी हमारे केंद्र को सशक्त बनाता है कि हमारे केंद्र के पास जो वित्तीय संसाधन है उन पर नियंत्रण बहुत अधिक है। जो वित्तीय आय है वो हमारे केंद्र के पास बहुत ज़्यादा है और राज्यों को केंद्र के अनुदान पर अपने विकास कार्य करने पड़ते हैं। बहुत मामलों में राज्य हैं वो केंद्र के अनुदान पर निर्भर हैं। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता हेतु केंद्र पर आश्रित हैं। एक है राज्यपाल का पद। राज्यपाल हैं वो प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं। जिस तरह से हमारे नाममात्र की कार्यपालिका केंद्र में है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्यों में नाममात्र की कार्यपालिका राज्यपाल है। लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन हमारे राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होता है, अपितु राज्यपाल की नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारी केंद्रीय सरकार का एक अंग होते हैं, तो उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति है वो राज्यपाल के पद पर जब जाता है तो वो एक तरह से राज्य पर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्य के साथ, और एक नियंत्रण सा स्थापित हो जाता है केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए। ऐसे करने पर राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक, अर्थात हमारे संविधान ने इस बात की भी एक तरह से संभावना जता दी है कि संघ सूची के विषयों के अलावा राज्य सूची के विषयों पर भी हमारी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। पर इनको कानून बनाने के लिए राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि यहाँ भी हमारा केंद्र है वो सशक्त हो जाता है, क्योंकि उसको चाहे परिस्थिति वश ही सही लेकिन राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकती है और ये कह सकती है कि उन्हें किस तरह से कार्य करने हैं। अखिल भारतीय सेवाएं बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अपन ने जाना था, अपन ने पढ़ा था हमारे कार्यपालिका वाले अध्याय के अंतर्गत कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं वो राज्यों के अंदर कार्य करते हैं। भले ही उनकी नियुक्ति राज्यों के अंतर्गत हो जाए लेकिन उनके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। संविधान के दो और अनुच्छेद हैं 33 और 34। वो संघ सरकार की शक्ति को उस वक्त बढ़ा देते हैं जब किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। जब किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू होता है तो वहाँ शांति बहाली के लिए किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी कृत्य को हमारी केंद्र सरकार जायज ठहरा सकती है कि उन्होंने शांति बहाली के लिए ये कार्य किया है, इसलिए
ये जायज है। तो इस तरह की शक्ति हमारी केंद्र सरकार को अनुच्छेद 33 और 34 देते हैं। तो ये प्रावधान संसद को ये अधिकार देता है कि ऐसी स्थिति में वो केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्य को कानूनन करार दे सकता है, कानूनन जायज करार दे सकता है। तो जाना अपन ने कि किस तरह से हमारे भारतीय शासन प्रणाली में संघवाद की स्थापना की गई है, लेकिन एक सशक्त और मजबूत केंद्र के साथ। अर्थात अमेरिका की तरह हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, अपितु एक मजबूत केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली है, जो कि एक सम्मिश्रण है अच्छा सा एकात्मक तत्वों का और संघात्मक तत्वों का। आवश्यकता के अनुसार हमने कुछ कुछ एकात्मक तत्वों को ले लिया, ताकि एक तरफ जहां हम इतने बड़े विविधताओं से भरे भारत में इकाइयों को उनकी स्वायत्तता प्रदान करते हुए संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करते हैं, वहीं उन्हीं विविधताओं के कारण विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए हम अपने केंद्र को सशक्त और मजबूत भी बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन किस प्रकार किया गया है? कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो शक्ति का विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है? 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, जिनके बारे में आपको बताना है। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं हो पाए हैं, ऐसे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। और अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है, ये आपको बताना है। संविधान के वे कौन कौन से प्रावधान हैं जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं? अभी अभी हमने जाना हमारे संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारी केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाते हैं, चाहे वो आपातकालीन उपबंध हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अनुच्छेद 33 और 34 हैं, राज्यपाल का पद है, राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। धन्यवाद।